नमस्कार बच्चों, मैं दीपक शर्मा गणित के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर एक नए विषय वस्तु पर वीडियो बनाकर लेकर आया हूं। इस बार का हमारा टॉपिक कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है और टॉपिक है अनुक्रम और श्रेणी। इस पाठ को हमने 2 वीडियो में समाहित किया है। पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के विषय में, दूसरे वीडियो में हम गुणोत्तर श्रेणी और कुछ विशेष श्रेणियों के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बच्चों, मैंने डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर आप क्लिक करके मेरे पुराने सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, पर पढ़ते रहिए, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनुक्रम और श्रेणी। बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम संख्याओं का समुच्चय है जो निश्चित नियम के तहत बनाया जाता है। अर्थात संख्याओं A1, A2, A3, A4 डैश 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 के किसी समूह को जो किसी निश्चित नियम द्वारा, क्या कह रहा है, किसी निश्चित नियम द्वारा प्राप्त होता है, अनुक्रम कहते हैं। इसे, चूंकि ये समुच्चय है इसलिए इसे मझले ब्रैकेट में an से प्रदर्शित करते हैं। किसी अनुक्रम में प्रत्येक संख्या को, किसी अनुक्रम में प्रत्येक संख्या को, मतलब यदि हम A1 की बात करें, चूंकि ये एक संख्या है तो ये क्या है, पहले स्थान पर, इसलिए इसको हम एक प्रथम पद कहेंगे। ये एक संख्या है जो दूसरे स्थान पर है तो इसे हम द्वितीय पद कहेंगे। ये तीसरे स्थान पर है इसलिए हम तृतीय पद कहेंगे। ये संख्या चौथे स्थान पर है इसलिए इस संख्या को चतुर्थ पद कहेंगे। अर्थात किसी अनुक्रम में प्रत्येक संख्या को एक पद कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया कि अनुक्रम हमारा क्या लिखा हुआ है, अनुक्रम लिखा है an, लिखा है ब्रैकेट के अंदर an। इस अनुक्रम में an जो लिखा हुआ है अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, nवां पद कहते हैं, अनुक्रम का nवां पद, या इसे हम व्यापक पद भी कहते हैं। ठीक है, अब यदि हमारा अनुक्रम an दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, nवां पद an है, तो अगर हम चौथा पद निकालना चाहें तो क्या होगा, A4, मतलब हम क्या कर रहे हैं, n बराबर 4 रख रहे हैं। यहां पर देखो आपने क्या रखा था, n बराबर 4 रखा तो आपको मिल गया A4, n बराबर 3 रखा तो क्या मिल गया, A3, n बराबर 2 रखा तो क्या मिल गया, A2, और n बराबर 1 रखा तो A1। अर्थात हम n का मान रख करके n, जो पद हमें ज्ञात करना है वो पद हम ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने यहां पर एक प्रश्न लिया हुआ है कि हमारा अनुक्रम दिया है, अनुक्रम 2n-1, और इस अनुक्रम के हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने। ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ अनुक्रम, तो अनुक्रम an है, तो इस अनुक्रम में an बराबर कितना होगा, 2n-1, है ना। 2n-1, तो इसमें हम क्या करें, प्रथम 4 पद ज्ञात करने ना, हमें कितने पद ज्ञात करने, प्रथम 4 पद, तो हम n बराबर 1, 2, 3, 4 रखेंगे। n बराबर 1, 2, 3, 4 रखा तो n बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिला, 2 गुणे 1 ऋण 1, मतलब n बराबर 1 रखने पर हमें 1 मिल गया। n बराबर 2 रखने पर 2 गुणे 2 ऋण 1, मतलब 4 ऋण 1 बराबर 3 मिल गया। n बराबर 3 रखने पर 2 गुणे 3 ऋण 1, तो 3 दूनी 6 ऋण 1, मतलब 5 मिल गया। और n बराबर 4 रखने पर 2 गुणे 4 ऋण 1, मतलब 8 ऋण 1 बराबर 7। अर्थात इस अनुक्रम के प्रथम 4 पद 1, 3, 5 और 7 है। ठीक है, जो इस नियम के तहत आए। कौन सा नियम है यहां पर, 2n-1 का नियम। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। हमें अनुक्रम
n स्क्वायर प्लस n का 10वां पद ज्ञात करना है। अनुक्रम का नियम क्या है? अनुक्रम का नियम है n स्क्वायर प्लस n। तो यहां से अगर हम देखें तो अनुक्रम का nवां पद क्या होगा? अनुक्रम का nवां पद an होगा और an बराबर होगा n स्क्वायर प्लस n होगा। अनुक्रम का nवां पद an है और nवां पद an बराबर कितना है? n स्क्वायर प्लस n। तो अब an में क्या करें? 10वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 10 रख दिया। n बराबर 10 रखने पर हमें 10वां पद a10 मिला, वो हो गया 10 का वर्ग धन 10 बराबर 100 धन 10 बराबर 110। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें अनुक्रम में पदों की संख्या पर, यदि अनुक्रम में पदों की संख्या परिमित है तो उसे हम परिमित अनुक्रम कहते हैं। यदि अनुक्रम में पदों की संख्या अपरिमित है तो उसे हम अनंत अनुक्रम या अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अगली बात अगर हम कहें, यदि हमारे अनुक्रम में वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब an जो है वो हमारा एक वास्तविक संख्या है, तो समुच्चय an को वास्तविक अनुक्रम या वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी या समांतर अनुक्रम की। यदि किसी अनुक्रम में पद किसी निश्चित राशि से बढ़ते या घटते हों तो ऐसे अनुक्रम को समांतर अनुक्रम कहते हैं या समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि an माइनस 1 दो लगातार पदों के बीच का अंतर, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सभी मानों के लिए यदि एक अचर राशि होता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि an माइनस 1 सभी मान समान हों तो अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। मतलब ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर यदि अचर राशि है, यदि समान राशि है, तब हमारा अनुक्रम जो है वो समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है? हम मान लेते हैं कि हमारे पास a1 a2 a3 a4 डैश 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 ये एक समांतर श्रेणी है। अगर ये एक समांतर श्रेणी है तब व्यंजक जो है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डैश डैश डैश, इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे, सीरीज कहेंगे। अगर ये प्लस का चिन्ह नहीं लगा है, प्लस या माइनस का चिन्ह, तो ये क्या कहला रहा है? प्रोग्रेशन कहला रहा है, समांतर अनुक्रम कहला रहा है, समांतर श्रेणी कहला रहा है। लेकिन यदि इनमें बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है तो इसे हम सीरीज कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सार्वंतर। ठीक, यदि a1 a2 a3 a4 डैश 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 ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, तब इस समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पद an और an माइनस 1 के बीच का अंतर एक अचर राशि हो, जबकि n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है और n के सभी मानों के लिए an माइनस 1 एक अचर राशि होती है, तब उस अचर राशि को समांतर श्रेणी का सार्वअंतर कहते हैं और इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों में बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने पर जो अचर राशि प्राप्त होती है उस अचर राशि को हम सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, अर्थात हमारे पास दो क्रमागत पद a2 और a1 है, तो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, इन सभी के मान जो हैं वो बराबर होंगे और इनका जो मान होगा उसे हम क्या कहेंगे? सार्वंतर d कहेंगे। मतलब d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी समांतर श्रेणी का nवां पद।
तो यदि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है A1, A2, A3, A4 डैश 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 और इस श्रेणी के अगर हम nवां पद की बात करें तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद Tn होता है और Tn बराबर होता है An प्लस n, An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर या An बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसकी उत्पत्ति करके देख लेते हैं कि सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है श्रेणी का nवां पद। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास समांतर श्रेणी का पहला पद A और सार्वंतर D है। ठीक है, अगर पहला पद A है और सार्वंतर D है तो दूसरा पद A2 बराबर क्या होगा A1 प्लस D, क्योंकि अंतर D है ना, अगर पहले पद में D जोड़ दें तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो दूसरा पद हो गया A1 प्लस D। A1 कितना है A, तो A प्लस D हो गया। तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद A3 बराबर होगा A2 प्लस D। A2 का मान यहाँ पे रखा कितना था, ऊपर हमने लिया है A प्लस D, तो यहाँ पे रख दिया A प्लस D, तो ये हमको मिल गया A प्लस 2D। A4 बराबर A3 प्लस D, तो A3 प्लस D, तो A3 कितना है A प्लस 2D और प्लस D, तो A3 A प्लस 3D। अगर हम देखें तो हमारे दूसरे पद में कितने D हैं, 1 D है, तीसरे पद में 2 D है, तीसरे चौथे पद में 3 D है, मतलब nवें पद में क्या होंगे n माइनस 1 D। तो इसी प्रकार अगर हम nवां पद निकालेंगे तो A n बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यदि हम बात करें अंतिम से nवां पद ज्ञात करने की, मतलब हमारा पहला पद नहीं दिया हुआ है, हमारा अंतिम पद दिया हुआ है, और अंतिम पद यदि हमारा L है तो अंतिम पद से nवां पद होगा L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ डी, मतलब यहां पर जो हमारा सार्वंतर है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दी हुई श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमारे पास प्रथम पद मालूम हो या अंतिम पद मालूम हो और सार्वंतर मालूम हो। ठीक, अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम nवां पद निकालते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है कि श्रेणी 2, 5, 8, 11 का हमें 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ये श्रेणी दी हुई है और इसका हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हमें जो जो दिया हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें दिया है श्रेणी 2, 5, 8, 11, तो इसका पहला पद a बराबर कितना है 2, तो हमने पहला पद ले लिया a बराबर 2, और सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो 5 में से 2 को घटाया तो कितना बचा हमारे पास 3, तो सार्वंतर d कितना हो गया 3। अब जिस श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो और d मालूम हो तो उसका nवां पद क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n बराबर कितना है हमारा 15, तो हम n बराबर 15 के लिए 15वां पद ले लेते हैं। तो a 15 बराबर क्या हो जाएगा 2 धन 15 ऋण 1 गुणे 3, तो 15 में से 1 घटाया तो 14 हो गया, तो 2 धन 14 गुणे 3, 2 धन 14 गुणे 3 मतलब कितना हो गया 2 धन 14 42 हो गया, तो ये हमारा हो गया 44। ठीक है, एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में श्रेणी दी हुई है 27, 24, 21 डैश डैश डैश, और इसका हमें अंतिम पद दिया हुआ है 0, है ना, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमें श्रेणी क्या दी हुई है 27, 24, 21, और इस श्रेणी का अगर हम पहला पद देखें तो पहला पद कितना है 27, तो हमने ले लिया a बराबर 27, और अंतिम पद हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि इस श्रेणी का अंतिम पद an है जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा 24 में से 27 को घटा दिया, मतलब कितना आया माइनस का 3। nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस सूत्र में हमने मान रख दिया, क्या क्या मान मालूम है हमें, an का मान मालूम है तो an बराबर 0 रख दिया, a का मान मालूम है तो a का 27 रख दिया, धन n माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 3 रख दिया। an की जगह पे 0 रखा तो 0 बराबर हो गया 27 माइनस 3n धन 3, 27 और 3 30, तो माइनस 3n बराबर 30, तो 3n बराबर 30, तो n बराबर 10, मतलब 10वां पद जो है दी हुई श्रेणी का 10वां पद 0 होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप सूत्रों की सहायता से इनको हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवां पद 22 और नौवां पद 14 है तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमें दिया है पांचवां पद और नौवां पद और हमें ज्ञात करना है 16वां पद। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। हमने मान लिया कि श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। अगर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है तो हमें दिया है पांचवां पद। पांचवां पद मतलब a5 और a5 बराबर कितना दिया है 22। a5 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d और a प्लस 4d बराबर कितना हो गया 22। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें दिया है नौवां पद 14, तो नौवां पद मतलब a9 बराबर 14 है तो a प्लस 8d बराबर 14। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाया तो क्या हो गया a प्लस 4d माइनस a प्लस 8d और ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया 22 माइनस 14 के। a से a कट गया क्योंकि यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है। 4d में से 8d गए तो कितना बचा माइनस का 4d और माइनस का 4d बराबर हो गया 8, मतलब d बराबर आ गया -2। ठीक है, d बराबर हमारा -2 आ गया। तो अब हम क्या कर लें, हम a का मान निकाल लें। a का मान निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम समीकरण 1 में d का मान रख दें। समीकरण 1 में d का मान रखने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा a प्लस 4 माइनस 2 बराबर 22। a प्लस 4 माइनस 2 बराबर 22, इसका मतलब a बराबर कितना मिल गया हमें 22 धन 8 बराबर 30। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 16वां पद। 16वां पद मतलब a16 और a16 बराबर क्या होगा a प्लस 15d मतलब 15 गुणे -2 तो 30 माइनस 30 बराबर 0। इसका मतलब 16वां पद क्या होगा 0 होगा। ठीक है, एक और प्रश्न हमने लिया है। हमारा प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना nवें पद के n गुने के बराबर है तो श्रेणी का m प्लस nवां पद 0 होगा, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारी श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d है। तो mवां पद am बराबर क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब प्रश्न में हमें क्या कह रहा है, mवें पद का m गुना मतलब am बराबर m इंटू am है ना, और nवें पद का n गुना मतलब n इंटू an, ये दोनों क्या है बराबर है ना। प्रश्न हमारा ये कहना ना कि m am बराबर n an। ठीक, तो अब हमने मान रख दिया तो m गुणे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n गुणे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गुणा कर दो, गुणा कर दिए तो हमारा आ गया एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी। ठीक है, और इधर आ गया एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ए वाले पद एक तरफ और डी वाले पद एक तरफ रख दिए। ठीक है, अब इसमें से जो जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। यहां से देखो m माइनस एन आ जाएगा a कॉमन लेने पर, यहां से हमें d कॉमन लेने पर आएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस एम, डी कॉमन ले लेंगे तो m माइनस एन हो जाएगा। चलिए, तो हमने यहां से क्या किया कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर के हमने क्या कर दिया गुणनखंड निकाल दिए। कॉमन लेकर के गुणनखंड निकाले तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया m माइनस एन इंटू ए बराबर माइनस m माइनस एन इंटू एम प्लस एन डी और प्लस m माइनस एन। देखो यहाँ पे भी m माइनस एन है, यहाँ पे भी m माइनस एन है और यहाँ पे भी m माइनस एन है, तो m माइनस एन से भाग दे दें तो हमको क्या मिल गया a बराबर माइनस m प्लस एन इंटू डी प्लस डी। तो इससे हम d कॉमन ले लें तो क्या मिल गया हमको 1 माइनस m माइनस n इंटू डी मिल गया। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं a बराबर माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया m प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसको उधर ले गए तो क्या मिल गया हमको, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, एनवा पद होता है ना, तो ये कौन सा पद हो गया, ये हो गया a m प्लस एन वा पद। तो a m प्लस एन बराबर 0, अर्थात m प्लस एनवा पद 0 होगा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग। यदि हम मान लें कि हमारे पास कोई n पदों वाली समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद a है और सार्वंतर d है, तब समांतर श्रेणी के n पदों का प्रथम n पदों का योग बराबर Sn होगा, और Sn बराबर होगा n बटे 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र हमें याद रखना है। क्या होगा, n पदों का योग, जबकि पहला पद a है, सार्वंतर d है, तब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग होगा n बटे 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यदि हमारे पास पहला पद a, अंतिम पद l दिया है, तब n पदों का योग होगा Sn बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस l। ठीक, मतलब अगर हमें पहला पद और अंतिम पद दिया है तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें पहला पद और सार्वंतर दिया है तब हम ऊपर वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा प्रश्न है कि 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ, सीमाएं दी हुई हैं, 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। 100 और 200 के बीच कह रहा है, 100 और 200 को मिलाकर नहीं कह रहा है। मतलब 100 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 102 होगी। मतलब 100 और 200 के बीच की जो पहली सम संख्या होगी वो 102 होगी, और अंतिम सम संख्या कितनी होगी, 198। मतलब a बराबर कितना दिया है, 102, और an बराबर 198। और चूंकि सम संख्या है इसलिए सार्वंतर क्या होगा, 2 होगा। सम संख्या क्या है, एक संख्या विषम होती, फिर अगली सम होती, फिर विषम, फिर सम, तो सार्वंतर कितना होगा, 2। ठीक है, तो हम nवां पद वाला सूत्र लगा दें। सूत्र an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। an कितना, 198 बराबर 102 धन n माइनस वन इंटू 2। यहां से हमें n का मान निकल जाएगा, और n का मान कितना आ गया हमारा, 49। ठीक है, n का मान 49 आ गया है। प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ है, अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है, तो योग का सूत्र कौन सा लगेगा, Sn बराबर n बटे 2 गुणे a प्लस l। इस सूत्र में हम मान रख दें, इस सूत्र में मान रखा तो क्या हो गया, 49, तो Sn बराबर 49 बटे 2, 102 धन 198, और जब हमने किया तो हमारा मान आ गया 7350। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों का अनुपात 2n-5 अनुपाते n+7 है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, 15वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि पहली समांतर श्रेणी के पहला पद a और सार्वंतर d है, तब n पदों का योग क्या होगा, S1 बराबर हमने ले लिया है n बटे 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमने सूत्र लगा दिया। इसी प्रकार हमने मान लिया कि दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद x और सार्वंतर y है, तो n पदों का योग S2 बराबर क्या हो जाएगा, n बटे 2 2x प्लस n माइनस वन इंटू वाई। यहां भी सूत्र लगा दिया। अब हमें क्या दिया, हमें दिया है पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का अनुपात योगफलों का, मतलब S1 अनुपात S2 बराबर हमें दिया है 2n-5 अनुपात n+7। अब हम क्या करें, S1 और S2 का मान रख दें। S1 और S2 का मान रखा हमारा, तो कितना आ गया, हमारा आ गया n बटे 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अनुपात n बटे 2 2x प्लस n माइनस वन इंटू वाई, और ये कितना है 2n-5 अनुपात n प्लस 7 के।
यहां से क्या हो जाएगा, ये n/2 और ये n/2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटे 2x प्लस n माइनस 1 इंटू वाई, और ये बराबर 2n माइनस 5 बटे n प्लस 7 हो गया। चूंकि हमें 15वें पद का अनुपात ज्ञात करना है, अतः हम n बराबर 2 गुणे 15 ऋण 1, तो 15 दूनी 30 ऋण 1 मतलब 29 रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमें जिस पद को ज्ञात करना है उसमें 2 का गुणा करके हम 1 घटा देंगे तो हमें n का मान मिल जाए। तो हमें 15वां पद ज्ञात करना था, तो हमने 15 में 2 का गुणा किया और 1 घटा दिया तो हमें मिला 29, मतलब n बराबर 29 रखने पर तो ये हो जाएगा 2a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी बटे 2x प्लस 29 माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2 गुणे 29 ऋण 5 बटे 29 धन 7। अच्छा, हमने 2a धन 28d मिल गया बटे 2x धन 28y मिला, 2 कॉमन ले लें तो हमारा बच गया a धन 14d बटे x धन 14y, और ये क्या है, a धन 14d ये 15वां पद हो गया पहली श्रेणी का, और x धन 14y ये हो गया 15वां पद दूसरी श्रेणी का, और उसका अनुपात हमें कितना मिल गया, 53 बटे 36। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के m पद और n पदों के योगफलों का अनुपात m स्क्वायर बटे n स्क्वायर है, तब सिद्ध कीजिए कि mवें पद और nवें पद का अनुपात 2m-1 बटे 2n-1 होगा। ठीक है, पिछले प्रश्न में दो अलग अलग श्रेणियां थी और उनके n पदों का योगफल था। इस प्रश्न में एक ही श्रेणी के m पदों का और n पदों के योगफलों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारी श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d है, तब m पदों का योगफल Sm बराबर m बटे 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा, और n पदों का योगफल Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। हमें क्या दिया है, हमें दिया है Sm अनुपात Sn, और Sm अनुपात Sn बराबर है m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। तो Sm का मान रख दिया और Sn का मान रख दिया। Sm का मान कितना है, Sm का मान है m बटे 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और अनुपात n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर। ये बटेगा 2 और ये बटेगा 2 कट गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया m इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी बटे n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी बराबर m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। ये m से m कट गया और n से n कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, अब बच गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m बटे n। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है mवें पद और nवें पद का अनुपात। तो अभी हम इसको तिर्यक गुणा कर लें, तिर्यक गुणा किया तो हमको क्या मिल गया, ये मिला 2an, हमने तिर्यक गुणा कर दिया, क्या मिल गया 2an धन n गुणे m माइनस 1 इंटू डी, और यहां मिल गया 2am प्लस m गुणे n माइनस 1 इंटू डी। ए वाले पद एक तरफ ले गए, ठीक है, जो कॉमन था कॉमन निकाल करके काट दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2a बराबर d। ठीक, अब हम ले लेते हैं am बटे an, मतलब mवें पद और nवें पद का अनुपात। am बराबर क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a d की जगह क्या रखना है, 2a, तो हमने मान रख दिया, t की जगह 2a रख दिया। कितना आ गया, हमारे पास आ गया a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a बटे a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। a कॉमन लेके काट दिया, a काटा तो हमारे पास क्या बच गया, 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1, और हमें यही सिद्ध करना था। ठीक, अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के गुणधर्म की। तो पहला गुण है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद की बात हो रही, प्रत्येक पद में किसी एक ही राशि को जोड़ा या घटाया जाता है तो परिणामी श्रेणी जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी वो श्रेणी एक समांतर श्रेणी
होगी। इसी प्रकार यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक ही राशि का गुणा या भाग किया जाता है तब भी परिणामी श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होती है। ये ध्यान रखना है। मतलब अगर हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है और उसमें कोई एक संख्या k जोड़ा जा रहा है या k को घटाया जा रहा है तो जो श्रेणी मिलेगी वो समांतर श्रेणी होगी। यदि k का गुणा कर रहे हैं तो भी समांतर श्रेणी होगी और यदि k का भाग दे रहे हैं तो भी श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, चलिए तीसरा गुणधर्म है कि दो समांतर श्रेणियों के संगत पदों को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त परिणामी श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होगी। मतलब दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं और उनके संगत पद मतलब पहले पद को पहले पद से दूसरे पद को दूसरे पद से जोड़ने या घटाने पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होगी वो भी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अगला गुणधर्म है कि यदि हमें किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योग दिया है और हमें उन पदों को चयन करना है तो उन पदों को हम किस प्रकार से लेंगे, उन पदों को हम लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी मानना चाहिए। ये हमारा कह रहा है कि अगर 3 पदों की बात कर रहा है तो पहला पद हम a माइनस डी मान ले, दूसरा पद a मान ले और तीसरा पद a प्लस डी मान ले। यदि 4 पद कहता है तब 4 पदों के लिए हम मानेंगे a प्लस थ्री डी, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। यहां पे देखो अगर हम 4 पद ले रहे हैं या सम संख्या में पद ले रहे हैं तो सार्वंतर कितना हो रहा है, 2d। सम संख्या में पद ले रहे हैं तो सार्वंतर कितना हो रहा है, 2d और विषम संख्या में पद ले रहे हैं तो सार्वंतर कितना होगा, d। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम 3 पद मानेंगे तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। यदि हम 4 पद मानेंगे तो क्या होंगे, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी होंगे। ठीक, उदाहरण के तौर पर हमने एक प्रश्न लिया है। हमारा प्रश्न है कि यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और उनका योग 27 और गुणनफल 504 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं है हमारी, 3 संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में है। तब हमने मान लिया कि माना हमारी संख्याएं a माइनस डी, a और a प्लस डी है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तीनों का योग कितना है, तीनों का योग 27 है। इसका मतलब हम क्या कर दें, तीनों को जोड़ दें। तो प्रश्नानुसार a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना हो गया, 27। यहां देखें तो d और d क्या हो गए, कट गए। तो कितना आ गया हमारा, 3a बराबर 27 मतलब a बराबर 9। अब फिर से प्रश्नानुसार हमें क्या कह रहा है कि गुणनफल कितना दिया है, तीनों संख्याओं का गुणनफल है 504। तो हम तीनों संख्याओं का गुणा कर दें मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर कितना हो गया, 504। a का मान रख दो, a का मान रखा तो कितना हो गया, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी। तो 9 माइनस डी और 9 प्लस डी का गुणा कितना हो गया, 9 का वर्ग माइनस डी का वर्ग इंटू 9 बराबर 504। 9 का वर्ग मतलब 81 माइनस डी का स्क्वायर बराबर 504/9 मतलब आ गया 56। आ गया। अब 56 81 को उधर ले गए तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 81 में से 56 घट गए तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो डी बराबर आ गया प्लस माइनस 5। अब जब a बराबर 9 और d बराबर प्लस 5 है तो संख्याएं क्या आएंगी, a माइनस 5 मतलब 9 माइनस 5, 9 और 9 प्लस 5 मतलब आ गई 4, 9 और 14। यदि a बराबर 9 और d बराबर माइनस 5 है तब क्या संख्याएं आएंगी, तो 9 माइनस 5 9 और 9 प्लस माइनस 5 मतलब 14, 9 और 4। संख्याएं वही हैं, केवल क्रम बदला है। तो हमारी 3 संख्याएं प्राप्त हो गई जिनका योग 27 है और गुणनफल 504 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गुणधर्म का प्रयोग करके इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक, अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है समांतर माध्य। ठीक है, यदि हम किसी समांतर श्रेणी की बात करें कि किसी समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं हैं
तीन ही पद हैं, तब बीच वाला पद जो है, मध्य की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? अन्य दो संख्याओं का समांतर माध्य कहलाती है। यदि हम मान लें कि हमारे पास ए, बी और सी ये समांतर श्रेणी में हैं, तब हमने सार्वंतर की परिभाषा से क्या पढ़ा था कि दो क्रमागत पदों का अंतर मतलब c माइनस बी बराबर b माइनस सी होगा। अच्छा, b को इधर ले गए तो क्या हो गया? 2b बराबर a प्लस सी। इसका मतलब है कि अगर a, b और c समांतर श्रेणी में है तो b क्या होगा? उसका समांतर माध्य कहलाएगा। किसका समांतर माध्य कहलाएगा? a और c का समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है। यदि हम मान लें a और b दो संख्याएं हैं और इनके बीच का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो a और b का मध्य समांतर माध्य कैपिटल A बराबर होगा a प्लस बी बटे 2। ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। हमने प्रश्न लिया है कि हमें a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें क्या दिया है? a प्लस बी का वर्ग, इसको हमने मान लिया a, और a माइनस बी का वर्ग दिया है b। तो क्या होगा? दो संख्याओं a और b का समांतर माध्य a कैपिटल A बराबर क्या होता है? a प्लस बी बटे 2। अतः समांतर माध्य कैपिटल A बराबर क्या हो गया? a की जगह पर रख दिया a प्लस बी का वर्ग, धन b की जगह पर रख दिया a माइनस बी का वर्ग और बटे 2। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab प्लस का है और ये 2ab माइनस का है, कट गए। हमारे पास क्या बचा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2 से 2 कट गए, बच गया क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी के वर्ग का समांतर माध्य है। ठीक। अब हम पढ़ते हैं दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य। यदि हम मान लें कि a और b हमारे पास दो संख्याएं हैं और इनके बीच हम मान लें कि n समांतर माध्य क्रमशः a1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डैश 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 कैपिटल AN है, तब हमारी समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? बन जाएगी a कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डैश 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 कैपिटल AN और b। इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी? n तो हमारे क्या हो गए? समांतर माध्य, और पहला पद a और अंतिम पद b है, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? n प्लस 2। तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो गई? n प्लस 2। तो हमारा सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an क्या है? an अंतिम पद है और अंतिम पद क्या है? b। तो b बराबर कितना हो गया? b बराबर हो गया a प्लस, और n की जगह पर रख दिया हमने n प्लस 2 माइनस डी माइनस 1 इंटू डी। हमारा क्या आ गया? a को उधर लेगा तो b माइनस ए बराबर n प्लस 1 इंटू डी। इसका मतलब सार्वंतर d बराबर हो गया b माइनस ए बटे n प्लस 1। b माइनस ए बटे n प्लस 1 d आ गया। तो अब हम पहला समांतर माध्य a1 बराबर क्या कर लें? तो वो होगा a प्लस डी। तो समांतर माध्य कैपिटल A1, चूंकि ये समांतर माध्य है तो ये होगा a प्लस डी और a प्लस बी माइनस ए बटे n प्लस 1। समांतर माध्य A2 बराबर होगा a प्लस 2d। तो इसी प्रकार अगर हम देखें समांतर माध्य an, तो an बराबर होगा a प्लस एन डी, मतलब a प्लस एन इंटू बी माइनस ए बटे n प्लस 1। ठीक है। इसका मतलब है हम इस सूत्र की सहायता से a और b दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं हम। यहां हमारा प्रश्न दिया है ऋण 4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने जो दिया वो ले लेते हैं। a बराबर दिया है ऋण 4 और b बराबर दिया है 10। कितने समांतर माध्य ज्ञात करना है? 6। तो n बराबर दिया है 6। ठीक है। तो n बराबर 6 दिया तो मान लेते हैं कि a और b के बीच 6 समांतर माध्य a1 a2 a3 a4 a5 और a6 है। तो d बराबर सार्वंतर d बराबर क्या होगा? b माइनस ए बटे n प्लस 1 से। b कितना है? 10। 10 माइनस 4 बटे 6 धन 1, तो ये हो गया 14 बटे 7 मतलब 2।
डी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, a1, तो a1 बराबर क्या है, a प्लस डी, तो -4 + 2 -2। a2 बराबर क्या है, a प्लस 2d, तो -4 + 2 × 2 0। a3 a प्लस 3d, a4 a प्लस 4d, a5 a प्लस 5d और a6 a प्लस 6d। इस प्रकार से हम a और b के बीच 6 समांतर मार्ग ज्ञात कर लेते हैं, जो क्रमशः -2, 0, 2, 4, 6 और 8 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि यदि a बटे b प्लस सी कॉमा b बटे c प्लस a कॉमा c बटे a प्लस b समांतर श्रेणी में है, तब सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, यदि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बीच के पद का दुगना किनारे के दोनों पदों के योग के बराबर होता है, मतलब 2b स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दिया क्या है, दिया है हमें a बटे b प्लस c, b बटे c प्लस a और c बटे a प्लस b समांतर श्रेणी में हैं। तो हमारा सूत्र क्या हो गया, 2b बटे c प्लस a बराबर a बटे c प्लस b प्लस c बटे a प्लस b। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लिए तो हमारा आ गया 2b बटे a प्लस c बराबर a इंटू a प्लस b प्लस c इंटू c प्लस b। तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा किया तो हमको क्या मिल गया, तिर्यक गुणा करने पर हमें मिला 2b गुणे c प्लस b गुणे a प्लस b बराबर a प्लस c गुणे a स्क्वायर प्लस ab प्लस c स्क्वायर प्लस cb। अब हमने गुणा कर दिया, सबका गुणा कर दिया, हमको जो जो कैंसिल हो रहा था उसको हमने कैंसिल कर दिया। यहां देखो 2abc है और यहाँ 2abc है, ये दोनों कट गए। ठीक है, अच्छा और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2ab स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c प्लस 2b क्यूब बराबर a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर c, पहले a के लिए लिख लिया, फिर प्लस ac स्क्वायर प्लस c क्यूब प्लस c स्क्वायर b। पहले वाले पदों से इधर के दो पद जो पद हैं इनसे आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 2b स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच गया हमारे पास, a प्लस b प्लस c। पहले तीन पदों से a स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लिया, और अंतिम पदों से क्या कॉमन है, c स्क्वायर कॉमन है, उसको कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया 2b स्क्वायर a प्लस b प्लस c बराबर, यहां से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिया तो ये बच गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c कट गया। तो क्या सिद्ध हो गया, जो हमें सिद्ध करना था, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारा समांतर श्रेणी वाला पार्ट पूरा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पाठ और ये वीडियो दोनों ही अच्छा लगा होगा, और अब इस वीडियो की सहायता से आप इस पाठ के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी और कुछ विशेष श्रेणियों के विषय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।